नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान कौशिक, माधव हिंदी पाठशाला सूरत से। आज हम कक्षा 11 हिंदी मीडियम में हिंदी साहित्य के मशहूर लेखक साहित्यकार प्रेमचंद जी के बारे में और उनकी रची गई एक कहानी नमक का दरोगा, उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। प्रेमचंद, उनका परिचय। उनका मूल नाम धनपत राय, जन्म सन 1880, लम्ही गांव, उत्तर प्रदेश। उनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्बला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इसके साथ साथ सोजे वतन, मानसरोवर जो 8 खंड में है, गुप्तधन, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, कुछ विचार, विविध प्रसंग, यह सब उनकी प्रसिद्ध रचनाएं है। सन 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हो गया था। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे BA तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में MA करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और दर्शन दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विद्या के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। जैसे कि प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विद्या को कल्पना और रोमांच के धुंधल के से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने में से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। तो इसके साथ सेवा सदन, प्रेमाश्रम, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी है बात की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत किया जाता है। और प्रेमचंद जी की एक अन्य बहुत जानी मानी रचना है, वो है नमक का दरोगा। के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी श्रेष्ठ कहानियाँ भी दी है हिंदी साहित्य को, जिसमें परीक्षा, फिर कसौटी, ऐसी बहुत सारी ऐसी रचनाएं उनकी जो हिंदी साहित्य में मशहूर है। सुजान भगत, वो एक परिवार में पिता का स्थान क्या होता है और एक पिता चाहे तो क्या कर सकता है, वह एक घटना को उन्होंने सुजान भगत कहानी में प्रस्तुत किया है। अब हम देखते हैं नमक का दरोगा। यह एक प्रेमचंद द्वारा लिखित एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर हमें बहुत सारे समाज के बहुत सारे पहलुओं के पर हमारी दृष्टि जाएगी और वो इस कहानी हमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के प्रति हमारी सोच को हमारे मन को सोचने के लिए मजबूर करेगी। अब हम देखते हैं नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपी इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से अधिकारियों को
पोबारह थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंडाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं कि जब ये उस समय नमक का अलग नया विभाग बना तो बहुत सारे लोग अपनी खुद की नौकरी छोड़कर, यहाँ तक के वकील भी अपनी प्रैक्टिस छोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़कर इस नमक का दरोगा के कार्य के लिए बहुत उत्साहित थे। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका ने आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां है वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर हमें एक नया शब्द देखने को मिला है कि आविष्कार, मतलब उस चीज़ का खोज की गई है। अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते उन्होंने रोजगार की बात निकाली है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि लड़की अब घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मतलब जिस प्रकार खेत में हमें जो किसी के खेत में अगर जो घास होती है वो अपने आप ही बड़ी होती जाती है, उसको किसी देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस प्रकार घर में लड़की भी ऐसी एक व्यक्ति है जो अपने आप बढ़ती चली जाती है, उसे ज़्यादा कुछ देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। लेखक अब यहाँ पर ऐसा बताया गया है बंसीधर जी को कि उनके पिताजी ये कहते हैं कि बेटा, मैं तो अब कब गिर पड़ूँ, मतलब कब मेरा देहांत हो जाए वो कुछ पता नहीं है, इसलिए तुम ही घर के मालिक और मुख्तार हो। मतलब मालिक और मुख्तार मतलब फैसला करने वाला। तुम ही अब घर के बड़े हो और फैसला करने वाले हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा मतलब पद, स्थान, केवल नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मज़ार है। पीर का मज़ार होना मतलब ये जहाँ पर किसी भी औलिया पुरुष की समाधि होती है, संत की समाधि होती है, वहाँ पर लोग समाधि को जो वहाँ का जो सब देख रेख रखता है वो उसकी नज़र समाधि की ओर कम, लेकिन जो लोग चढ़ाते हैं उनकी नज़र वहाँ पर ज़्यादा होती है। पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। ऊपरी आय हो मतलब अपनी वेतन से भी ऊपर की कुछ रकम मिले। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और गत्ते गत्ते लुप्त हो जाता है। मासिक वेतन मतलब ये हर महीने की सैलरी जो तनख्वाह होती है वो। और पूर्ण मासिक का चांद होना मतलब जिस प्रकार एक महीने में दो बार, एक बार अमास के दिन चांद संपूर्ण रूप से अदृश्य हो जाता है और धीरे धीरे करके पूनम तक पहुँचता है। पूनम के दिन आसमान में जो चंद्र है वो पूर्ण रूप से खिला होता है। इसी प्रकार जब सैलरी आती है, तनख्वाह आती है, तो वो पूर्ण रूप के चांद की तरह होती है, लेकिन वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे करके एक दिन लुप्त हो जाती है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। लेखक के पिताजी ऐसा कहते हैं, बंसीधर के पिताजी ऐसा कहते हैं कि बेटा, ये जो तेरी जो आय है, अगर वो ऊपर की आय हो तो उससे घर अच्छे से चलता रहेगा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर ये उनके पिताजी ये कहते हैं कि अगर बेटा ये ऊपरी आय वंशीधर को ऐसा कहा जाता है कि अगर बेटा तेरी ये जो ऊपरी आय है वो अगर चलती रही तो तुझसे तेरा अच्छा गुजारा हो जाएगा। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें बुद्धि नहीं होती। एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति वेतन देता है, इसलिए उसमें बुद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत होना मतलब जो हम लोग ये मानते हैं ना कि अगर घर में पूरे महीने के अंत तक जो पैसे बच जाते हैं उस पैसे से को संभाल के रखते हैं, वो ऐसे पैसे को बरकत के पैसे कहते हैं।
तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊँ। बंशीधर के पिताजी ऐसा कहते हैं कि तुम तो बेटा स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है समझाने की। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक रखना, अच्छा क्या है बुरा क्या है वो हमें विवेक से ही पता चलता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। बंशीधर के पिताजी उनको ऐसी सलाह देते हैं कि बेटा मनुष्य को देखो, उसके अवसर को देखो और उपरांत जो उचित लगे वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। जिस व्यक्ति को हमारी ज़रूरत है उसके पास हम अपना मन चाहा काम या भाई मन चाही बात उनसे मनवा सकते हैं। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना ज़रा कठिन है। जिन लोगों को हमारी ज़रूरत ही नहीं है, जिन लोगों को हम गरज ही नहीं है, वो उस व्यक्ति से काम निकलवाना बहुत कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, मतलब हमेशा अपनी निगाह के सामने रखना या फिर मन में रखना। जो बात बताई है वह लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। बंशीधर के पिताजी कहते हैं कि यही मेरी जन्म भर पूरे जीवन की कमाई यही है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। यहाँ पर बंशीधर के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी है, जिसमें धैर्य को ही उन्होंने अपना मित्र बनाया है, बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक मतलब राह दिखाने वाला मार्गदर्शक बताया है, और आत्मावलंबन खुद के ऊपर खुद का अवलंबन होना मतलब खुद के ऊपर ही आधार रखना वो उनका सहायक था। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। अब बंशीधर जी को नमक जो सबसे मलाईदार कहा जाने वाला जो काम था वो उनको मिल गया है। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। यह कार्य में वेतन मतलब तनख्वाह, पूरे महीने की जो सैलरी है वो तो अच्छी ही थी, साथ में ऊपर की रकम जो थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब जो रिश्वत के पैसे थे, ऊपरी आय थी वो भी, उसका भी कोई ठिकाना नहीं, मतलब बहुत सारी थी। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समय। उन लोगों को यह बात पता चली तो बहुत खुश हुई कि चलो आज बेटा एक अच्छी जगह पर स्थापित हो गया। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। मतलब पड़ोसी जो होते हैं उनके हृदय में सूल उठे, मतलब यह बात उन लोगों को अब बुरी लगने लगी कि अगर ये बंशीधर अगर नमक का दारोगा बन गया तो वह आने वाले समय में बहुत पैसे वाला आदमी बन जाएगा। इस बात से पड़ोसियों को बहुत दुख होगा, बहुत जलन ईर्ष्या हुई कि ये तो आजकल करते करते थोड़े ही समय में बहुत अमीर आदमी बन जाएगा। आगे देखते हैं कि जाड़े के दिन थे और रात का समय था, मतलब ठंड की मौसम थी और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। बंशीधर यहाँ पर ईमानदारी से अच्छे से काम करते थे, इसलिए उनके जो साथी अधिकारी थे वो भी उनसे बहुत खुश थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। रात का समय था, ठंड की मौसम थी, इसलिए दारोगा जी दरवाज़ा बंद करके मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। अचानक से उनकी आँख खुली, नींद खुली तो उनको पता चला कि जहाँ पर नदी के पानी की आवाज़ आनी चाहिए वहाँ पर गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। और तुरंत मल्लाह मतलब जो नाव पर काम करते हैं ऐसे लोगों की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए वो तुरंत चकित हो गए, उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ी क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है मतलब कुछ न कुछ बेईमानी हो रही है या फिर कुछ गलत हो रहा है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। जैसे उनको लगा कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, वो तुरंत अपनी वर्दी पहनी और एक तमंचा जो एक हथियार है वो लेकर घोड़े पर वहाँ पर पहुँच गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा किसकी गाड़ी है? उन्होंने देखा कि पुल के पार बहुत सारी गाड़ियाँ कतार में जा रही है, तो उन्होंने डांट कर पूछा किसकी गाड़ियाँ है?
थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी वसीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदावत चलता था। इस पैराग्राफ में पंडित अलोपीदीन की जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि वह इस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन था, मतलब उनका बहुत बड़ा कारोबार था। उधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, मतलब इस इलाके के छोटे बड़े हर एक आदमी उनके ऋणी रह चुके हैं। व्यापार भी बड़ा लंबा चला, वो बहुत बड़े व्यापारी थे और बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, मतलब बहुत हर किसी को चलते चलते आते जाते सब लोगों की मदद करते हैं, ऐसे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार करने जाते और वहाँ पे उनके ही मेहमान हो जाते थे। जो अंग्रेज अफसर थे वो अगर शिकार करने भी जाते थे तो रास्ते में उनके मेहमान बन जाते थे। और 12 मास सदावत चलता था, मतलब हर वक्त वहाँ पर लोगों की मदद की जाती थी। पंडित अलोपीदीन के घर जो भी व्यक्ति जाता था उन लोगों की, मतलब ज़रूरतमंदों की यहाँ पर मदद होती थी, सहायता होती थी। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। संदेह बढ़ना मतलब शंका होना, संदेह मतलब शंका, और बढ़ जाना मतलब अपनी जो शंका थी वो और भी बढ़ गई। कुछ देर तक उत्तर की बात देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को ततोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के धेले थे। वो सोच रहे थे कि यहाँ पर ज़रूर कुछ न कुछ चीज़ चोरी हो रही है, और उन्होंने खुद जाकर देखा तो उन्होंने उनका जो भ्रम था, उनके मन में जो बात थी कि यहाँ से ज़रूर नमक की चोरी की जा रही है, तब उन्होंने उस नमक के धेले को पकड़ लिया। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार, जो बहुत पैसे वाले आदमी है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और वो अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घर पर खड़े आपको बुलाते हैं। अब मुंशी बंसीधर ने पंडित अलोपीदीन की गाड़ी को रोका है, और तब पंडित अलोपीदीन का जो आदमी है वो वहाँ जाकर अपने मालिक को उठाता है और कहता है कि महाराज, दारोगा जी ने हमारी गाड़ियाँ रोक ली है और वो आपको वहाँ पर बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी पर बहुत विश्वास था, इसलिए वो हमेशा ऐसा कहते थे कि संसार का तो क्या कहना है, अंत में स्वर्ग में भी तो लक्ष्मी का ही राज है, मतलब पैसे का ही राज है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। यहाँ पर उस समय की जो न्याय व्यवस्था उस पर भी कटाक्ष किया गया है कि न्याय और नीति दोनों लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, मतलब जो भी व्यक्ति जिस तरफ पैसा फेंकेगा उस तरफ ये न्याय और नीति दोनों नाचते रहेंगे। लेते ही लेते गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान की बीड़े लगाकर खाए, फिर लिफाफा ओढ़े हुए दूर दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। यहाँ पर जब अपने आदमी ने बताया कि पंडित अलोपीदीन को कि इस एरिया के जो दरोगा जी है वो आपको बुला रहे हैं, तब वो आ रहे एकदम आराम से, शांति से। पहले तो उठे और फिर उन्होंने पान खाया, और पान खाते खाते आए और उन्होंने पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंसीधर को कहा कि आशीर्वाद बाबूजी, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि आपने गाड़ी रोक ली? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए, मतलब हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर तो आपकी कृपा दृष्टि, मतलब अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। उन्होंने पूछा कि किस लिए गाड़ी रोकी गई थी? कि ये सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को।
हमारे सरकार तो आप ही है। यहाँ पर पंडित अलोपीदीन बहुत पैसे वाले आदमी होने के साथ साथ किस आदमी को कैसे अपनी बातों में उलझाए रखना है वो भी वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे सरकार का तो आप ही है। हमारे सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है। यहाँ पर मुंशी बंशीधर ने पंडित आलोपीदीन की जो गाड़ियाँ पकड़ी है, जो नमक यहाँ से चुरा कर ले जा रही थी, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, मतलब आपने हमारी गाड़ियाँ रोककर फिजूल का कष्ट उठा लिया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। अब आलोपीदीन अपनी जो बात है वो बदलता है और कहता है कि हम यहाँ से गुजर जाए और यहाँ के मंदिर के देवता को भेंट न चढ़ाए, तो आप भी कुछ रकम ले लीजिए, ऐसा वो कहना चाहता है। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर को कहा, तो आपने मुझे बुलाया, लेकिन मैं तो अपने आप ही आपको मिलने के लिए आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। मुंशी वंशीधर जी, पंडित आलोपीदीन जी पैसे की बात में वो उनका प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपीदीन अब सोच रहे हैं कि उनके साथ में कुछ बात कर लूँ, लेकिन तभी मुंशी वंशीधर ने कहा है कि अब मुझे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, और दूसरी बात कि और लोग होंगे जो नमक हराम होंगे, जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। आप मेरे हिरासत में हैं और आपका कायदे से चालान कटेगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ऐसी घूस करता है तो उनका चालान कटता है। आगे देखते हैं। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। जैसे ही मुंशी वंशीधर ने कहा कि आपको मैं हिरासत में लेता हूँ, तब सभी स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, यह अभी उद्दत लड़का है। पंडित आलोपीदीन ये सोच रहे थे कि मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो पैसे से चलित न होता हो। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दिन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी है। अब पंडित आलोपीदीन को जब हिरासत में ले लिया, तब वो ऐसी बातें करते हैं जिससे अब मुंशी वंशीधर उनकी बात में आ जाए और कुछ पैसों से ही अब उनकी बात ख़त्म हो। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। पंडित आलोपीदीन अब तक यही सोच रहे थे कि मेरे पास बहुत सारे पैसे, मैं पैसों से ये मुंशी को खरीद लूँगा और मेरा काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। पंडित आलोपीदीन को अभी भी अपने पास जो पैसे थे उसकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। पंडित आलोपीदीन अपने आदमी को कहा कि इस मुंशी जी को 1000 रुपये की नोट दी जाए। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपने मन से ऐसा ठान ले कि मुझे ईमानदारी से कार्य करना है, तो उसे कोई भी बात या फिर किसी भी प्रकार की रिश्वत उन्हें अपने कार्य करने से नहीं रोक सकती। आज हम यहाँ तक देखते हैं और आगे की वीडियो में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।